हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा महाजन, सहायक प्राध्यापक शिक्षा संस्काय एमजे कॉलेज जुनवानी रोड कोका भिलाई बीएड सेकेंड सेम से। आज का मेरा टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन के वैचारिक ढांचे की अवधारणा, जिसमें हम देखते हैं प्रस्तावना, शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य व उनके क्षेत्र। प्रस्तावना। शिक्षा प्रशासन का जो स्वरूप आज हमें देखने को मिलता है, इसका आरंभ लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ है। शिक्षा प्रशासन लोक प्रशासन का एक अंग है, फिर भी यह एक अंग होते हुए उससे भिन्न है, क्योंकि इसका संबंध विद्यालयों से है और विद्यालय स्वयं में एक विशिष्ट संस्था के रूप में है। यह एक ओर तो समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा दूसरी ओर उसमें परिवर्तन करके अधिक आगे बढ़ने का कार्य करती है। इसकी मान्यता को बढ़ाने में निम्नलिखित कार्य हैं, जो इस प्रकार हैं। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ। शिक्षा प्रशासन सामान्यतः प्रशासन या लोक प्रशासन का एक अंग है, परंतु ये अन्य प्रशासन की अपेक्षा मानव मूल्यों को प्राप्त करने का दायित्व अधिक वहन करता है। यह प्रशासन विद्यालयों के माध्यम से इन आदर्शों एवं मूल्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। इसी कारण यह लोक प्रशासन या अन्य प्रशासन से कार्य एवं उद्देश्य के आधार पर भिन्न होता है। अतः शिक्षा प्रशासन इस रूप में एक विशिष्ट व्यवसाय है। शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा। कैम्पबेल व अन्य के अनुसार शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों तथा नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित है। यह शिक्षण तथा सीखने के उपयुक्त कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। साथ ही शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए भौतिक मानवीय तत्वों की व्यवस्था भी करता है। उसी तरह बेल्फोर ग्राहम ने भी कहा है कि शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाना है, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप। शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप को समझने के लिए हमें कुछ बातों को जानना जरूरी है। जैसे पहला है केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण शासन का वह रूप है जिसमें सत्ता या शक्ति एक केंद्रीय साधन के रूप में निहित होती है। यह केंद्रीय साधन नीतियों का निर्धारण भी करती है, साथ ही उसका क्रियान्वयन भी करती है और आदेश एवं धन प्रदान करने की भी व्यवस्था केंद्रीकरण के हाथों में होती है। इसके बाद है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण भी प्रशासन का एक वह स्वरूप है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। साथ ही इसका स्वरूप स्थानीय समुदायों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित होता है। अर्थात इसका स्वरूप शिक्षा प्रशासन में अभिभावकों, समुदाय तथा शिक्षकों आदि को मिलाकर प्रदान किया जाता है। साथ ही इस शिक्षा को एक सहयोगी के रूप में माना जाता है। बाह्य प्रशासन। बाह्य प्रशासन शिक्षा का बाह्य प्रशासन हमेशा उस प्रभाव एवं आदेश को संकेत देती है जो उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान किए जाने पर ज़्यादा जोर देती है। ज़्यादातर इसका कार्य पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम निर्धारित करना होता है और भवनों का निर्माण, खेल के मैदानों की व्यवस्था में सहायता प्रदान करना होता है। इसके बाद है आंतरिक प्रशासन। आंतरिक प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था है जो विद्यालय का एक नेता होता है, जो अपने साथियों की सहायता से विद्यालय में हो रहे गतिविधि को प्रतिदिन उसमें होने वाले कार्यक्रमों को संचालित करता है तथा छात्रों के सहयोग से व्यवस्था करता है ताकि कार्य सुचारू रूप से चल सके।
इसके बाद है शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। इसमें पहला है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना। जैसा कि इसमें हमें यह समझ में आता है कि शैक्षिक प्रशासन शिक्षा संबंधी कार्यों को अंजाम देता है, पूरा करता है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की सहायता भी करता है। साथ ही इनके साथ साथ शैक्षिक प्रशासन में बच्चों के लिए ऐसा वातावरण, ऐसी व्यवस्था करता है जिससे बालक का संपूर्ण विकास संभव हो सके। अब दूसरा है सही बालकों को सही शिक्षकों द्वारा सही शिक्षा प्रदान करना। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य हमेशा यही रहता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं उनका दायित्व उनको ज्ञात कराया जाता है। बालकों के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी दृष्टि से शैक्षिक प्रशासन प्रत्येक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम, क्रियाकलाप और गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करता है और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें तथा उनके प्रशिक्षण का भी निर्धारण करता है ताकि शिक्षा की दिशा जो है वह सही दिशा में प्रगति करते जाए। उसके बाद है शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाने में सहायता करता है। अगर किसी संस्था के छात्र की संख्या अधिक हो जाती है तो वह शैक्षिक प्रशासन छात्रों की संख्या में वृद्धि को तो नहीं अपितु इससे भी आगे बढ़कर छात्र की योग्यता और गुणवत्ता में वृद्धि करने का प्रयास करता है ताकि और अधिक अच्छे परिणाम सामने आ सके। इसके बाद है शिक्षा को सुनिश्चित योजना और सुनियोजित रूप प्रदान करना। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा को सुनियोजित रूप प्रदान करने में सहायता करता है। यह योजना निर्माण करता है ताकि शिक्षा समाज के अनुरूप संचालित हो सके और राज्य एवं सरकार की शिक्षा नीतियों का क्रियान्वयन सही रूप से चल सके। इसके बाद है प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य छात्रों एवं कर्मचारियों में श्रेष्ठ नागरिकता, धर्मनिरपेक्षता एवं समानता की भावना का विकास करना होता है, जिसमें यह भावना प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करती है तथा संस्थाओं के व्यक्तियों में आपसी सहयोग और स्वशासन का प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। इसके बाद है शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र। शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे पहला है कानूनी नियम व व्यवस्था। कानूनी नियम व व्यवस्था इसके अंतर्गत शिक्षा प्रशासन शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत कानूनी व्यवस्था, अधिकार व कर्तव्य में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है ताकि सारी व्यवस्था को एक कानूनी दायरे के अंतर्गत चलाया जा सके, जिससे सभी नियम, शर्तें, कानून आदि शामिल हो। उसके बाद दूसरा है बाल केंद्रित व्यवस्था। आधुनिक शिक्षा में बालक पर विशेष ध्यान अभी के समय में बालक पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इसे बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है। इसमें बालक के विकास के साथ साथ बालक की रुचि, क्षमता व समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा को प्रदान किया जाता है। फिर है कर्मचारी वर्ग। शैक्षिक व्यवस्था की सफलता अच्छे प्रशासन पर निर्भर करती है। अच्छा प्रशासन तभी होता है जब कार्यकर्ताओं की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होती है। इसमें योग्य कर्मचारी की नियुक्ति, सेवा शर्तें का निर्धारण, प्रशिक्षण की व्यवस्था, वेतन, बोनस आदि की योजनाओं की व्यवस्था भी इन्हीं के द्वारा की जाती है ताकि एक अच्छा प्रशासन ही एक अच्छा शासन प्रदान कर सके। इसके बाद है वित्तीय नियोजन।
वित्तीय नियोजन के अंतर्गत इसमें शिक्षा से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रम बनाए जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जैसे भवन निर्माण की योजना, आय व्यय लेखा जोखा, स्टाफ का व्यय, भवन निर्माण, मेंटेनेंस, बीमा आदि की व्यवस्था की जाती है ताकि शैक्षिक लक्ष्यों को आसानी से पूरा किया जा सके। उसके बाद है भौतिक व शारीरिक सुविधाएं। शैक्षिक प्रशासन में भौतिक सुविधाओं में जैसे भवन हो गया, उपकरण हो गया, खेल कूद का मैदान हो गया, खेल की सामग्री हो गई, स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था हो गई आदि करने का दायित्व प्रशासन का होता है। इसके बाद है नेक्स्ट पाठ्यक्रम। शैक्षिक प्रशासन पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। शैक्षिक प्रशासन चाहे तो वह सामाजिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए भी परिवर्तन कर सकता है। इसके साथ साथ भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, निर्देशन और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं के क्षेत्र में भी कार्य करता है। अब इसके बाद में है शैक्षिक प्रशासन के आधार। शैक्षिक प्रशासन का आधार में पहला है शैक्षिक उद्देश्य। शिक्षा प्रशासन उन शैक्षिक उद्देश्यों पर भी आधारित होती है जिनको समाज का प्रचलन दर्शन निर्धारित करता है, अर्थात समाज के अंतर्गत सामाजिक, संस्कृति, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि गतिशील तत्व सामाजिक दर्शन का निर्धारण करते हैं। इसके बाद है सामाजिक आधार। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और उसकी कार्यविधि एवं प्रशासन में विभिन्न सामाजिक घटकों पर निर्भर करता है। भारत में वर्तमान शिक्षा प्रशासन ब्रिटिश शासन की देन है, अतः कोई भी देश अपनी ऐतिहासिक परंपरा से अलग नहीं हो सकता। ये परंपराएं उनके शिक्षा प्रशासन में प्रतिबिंब होती है। इसके बाद है सामाजिक आधार। देश की संस्कृति की शिक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करती है। समाज की शिक्षा से अपेक्षा करती है कि उसकी संस्कृति की वह रक्षा करे, साथ ही उसे प्रगति की ओर ले जाए। शिक्षा प्रशासन आज के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर संस्था या संगठन का संचालन भी करती है। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार। शिक्षा प्रशासन एक गतिशील प्रक्रिया है जिसका केंद्र बिंदु बालक होता है। जैसे कि बेलफोर ग्राहम ने कहा था कि शिक्षा प्रशासन का उद्देश्य उपयुक्त बालक उपयुक्त शिक्षकों के द्वारा उपयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना, आर्थिक साधनों का उपयोग करके सुविधा पूर्वक प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना ही होता है, ताकि बालक अपनी रुचि क्षमताओं के आधार पर अपने आप को सक्षम बना सके और पूर्ण रूप से तैयार हो सके। इसके बाद है उपसंहार। शैक्षिक प्रशासन को एक ऐसी प्रक्रिया माना गया है जिसके अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुशल व्यक्ति सुव्यवस्थित रूप से अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करे और इसी के संसाधनों के उपयोग करते करते सहयोग की भावना रखते हुए कार्य करता रहे। अतः शिक्षा प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए व्यक्तियों का भी विकास करने में संसाधनों का अधिक उपयोग कर शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक कला के रूप में सामने आता है। संदर्भित ग्रंथ KP माथुर, SP सुखिया। धन्यवाद। थैंक यू।